मैं 2 दिन में वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर आकांक्षा की जान में जान आई। उस वक्त तक आकांक्षा की उंगली से खून निकलना बंद हो चुका था। फ़ौरन आकांक्षा ने अपनी उंगली की मरहम पट्टी की और साथ ही उसने ये रियलाइज़ किया कि जिस कमरे में वो सोती है, अभी तक उस कमरे में उसके साथ ऐसा कोई अजीबोगरीब वाक़या नहीं हुआ। बस इसी एक बात का सुकून था उसे। फिर उसी दोपहर को वो सोने चली गई। अभी दोपहर को उसकी आंख लगी ही थी कि उसने सोते सोते अपने कानों में एक आवाज़ सुनी। आकांक्षा बहुत नींद में थी। सोते सोते ये आवाज़ सुन के उसे महसूस हुआ कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। पर जब नींद से उसकी आंख खुली तो अपने हाथ में एक कैंची देख के वो पूरी तरह से चौंक गई थी। उसने अपने बेड की साइड टेबल पर रखे हुए लैंप को ऑन किया तो उसके पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई। पूरे कमरे में बाल ही बाल बिखरे पड़े थे। आकांक्षा के चेहरे पे खौफ तारी हो गया। उसने जल्दी से अपने सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया तो उसके लंबे खूबसूरत बाल उसे जगह जगह से कटे हुए महसूस हुए। अपना ऐसा हाल देख के वो पागलों की तरह चीखने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उसकी माँ का फ़ोन आया। आकांक्षा ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि आकांक्षा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ज़रूर कोई भयानक ख्वाब देख रही होगी। मेरी मानो तो तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे जहन में है, सब तुम्हारी सोच है। जाके आईने में खुद को देखो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। आकांक्षा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसको इस बात पे शदीद गुस्सा आ रहा था कि उसकी अपनी माँ ही उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही है। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। न जाने उसे क्या सूझी कि वो उठकर आईने के सामने गई। जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। आकांक्षा के बाल बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे लंबे लंबे और घने थे। फौरन से उसने पलट के अपने कमरे के बिस्तर को और फर्श को देखा तो वो ये देख के हैरान रह गई कि वहाँ एक भी बाल नहीं था। वहाँ तो कटे हुए बालों का नामो निशान तक नहीं था। अभी वो इस सदमे से निकल भी नहीं पाई थी कि पॉकेट में रखा उसका फ़ोन दोबारा बजा। इस बार फ़ोन आकांक्षा के डैड का था, जो उसकी आवाज़ सुनते ही समझ गए थे कि कुछ तो है जो सही नहीं है। उनके पूछने पर आकांक्षा ने उन्हें सारी बातें बताई और ये भी बताया कि अगर मॉम नहीं होती और ठीक वक्त पे उनका फ़ोन नहीं आता तो शायद वो इन्हीं मुसीबतों में अटकी रहती। ये सुनते ही आकांक्षा के डैड ने एकदम चीखते हुए गुस्से से आकांक्षा को कहा, आकांक्षा, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम क्यों नहीं इस चीज को मान लेती कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। हाँ, ये अच्छा है कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ख्यालों में, मगर इस तरह एक मरे हुए इंसान को हकीकत का नाम देना तुम्हें पागल कर देगा। ये तुम्हारी बीमारी बनता जा रहा है। मैं हर दिन तुम्हें इस तरह पागलों की तरह नहीं समझा सकता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, मान लो ये बात। आकांक्षा ने रोते रोते फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद अपनी रिसीव्ड कॉल्स की लिस्ट चेक की तो उसमें माँ का कोई नंबर ही नहीं था। अपनी इन्हीं उलझनों में आकांक्षा मज़ीद उलझती चली जा रही थी। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था ये समझने की कोशिश करने लगी, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया और भूखे पेट ही सो गई। पूरे कमरे में दोबारा एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जो आकांक्षा अपने कानों में साफ साफ सुन पा रही थी। ये आवाज़ उसके फ्लैट के सेकंड बेडरूम से आ रही थी। आवाज़ बढ़ती जा रही थी। आकांक्षा ने हिम्मत की और उठ के दूसरे कमरे की तरफ गई। आकांक्षा ने डरते डरते कमरे की लाइट जलाई तो आवाज़ तो बंद हो गई, पर उसकी नज़र जब ज़मीन पर पड़ी तो उसने ज़मीन पर दो परछाइयां देखी। वो डर के मारे भागते हुए अपने कमरे में गई और अभी उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया ही था कि पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बज उठा। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुआ और उसके बाद जाकर उसकी माँ से उसकी बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते अपने साथ हुई सारी बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुनकर माँ ने कहा कि आकांक्षा, इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। आकांक्षा की ये हालत या तो उसकी बीमारी थी या फिर उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था, क्योंकि उसकी माँ की बात उसके अलावा और कोई नहीं सुन पाता।